Hello students, welcome to the Dakshinai classroom. Now we'll discuss JEE Advanced 2020 paper 2. Okay, so question number 1 integer type है 0 to 9. Question number 1 है for a complex number z, real part z denote the real part of z. Let S be the set of all complex numbers z satisfying this. Z power 4 minus mod z power 4 is equals to 4 iota z square, where iota is under root minus 1. Then the minimum possible value of mod z1 minus z2 whole square, where z1 z2 belongs to set is with real part of z1 is positive and real part of z2 is negative. Okay, so देखो भाई क्या करेंगे हम यहाँ पर z पावर 4 mod z, ये लिखा हुआ है mod z का स्क्वायर, ठीक है, 4 आयोटा z स्क्वायर. अब यहाँ से z पावर 4 माइनस mod z को लिख सकते हैं z इंटू जेड बार का स्क्वायर, mod z स्क्वायर z इंटू जेड बार, ये हो गया 4 आयोटा z स्क्वायर. ओके, अब ये हो गया z पावर 4, यहाँ से आ गया z स्क्वायर और z बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा z स्क्वायर. अब इस पूरे से z स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये 0 हो जाए, या फिर क्या बचता है हमारे पास z स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा. एक जेड स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया. अब ये 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि z 0 हो गया, तो उसने क्या बोला है कि z1 और z2 के रियल पार्ट पॉजिटिव और निगेटिव है, तो यहाँ तो 0 0 हो जाएंगे, तो ये 0 नहीं होगा, इसको 0 होना पड़ेगा. अब z को हम रखे x प्लस आयोटा y, तो इसका स्क्वायर माइनस इसके कॉन्जुगेट का स्क्वायर, तो ये आएगा 2, तो सब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा, तो ये होगा 4 आयोटा xy इज इक्वल्स टू 4 आयोटा. 4 आयोटा कैंसिल हो गया और xy क्या आ गया 1, तो ये तो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. ओके, अब इसमें z1 और z2 हमें लेना है और उसने बोला है कि रियल पार्ट ऑफ z1 पॉजिटिव है, तो मान लो इसको लिया हमने x1 प्लस आयोटा y और z2 को लिया x2 प्लस आयोटा y, तो इसका रियल पार्ट पॉजिटिव है, इसका रियल पार्ट नेगेटिव है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस पार्ट पे आएगा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर इस पार्ट पे आएगा, तो उन दोनों में मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है. तो हम जानते हैं कि मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो इस लाइन के अलोंग x इक्वल टू y के अलोंग आएगा. ये कॉमन नॉर्मल हुआ, सॉरी नॉर्मल हुआ दोनों के लिए, तो -1 -1, तो ये z1 हो गया आपका और ये z2 हो गया. तो mod z1 माइनस z2 मिनिमम कितना, इसका स्क्वायर मिनिमम कितना आ गया 1 प्लस 1 4 फिर 4, तो ये वैल्यू आ गई 8. बोलो बात समझ में आ गई नहीं है? तो हमें यही निकालना था mod z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, तो यही मिनिमम मिलेगा आपको यहां से यहां तक. ओके, ये हाइपरबोला का रिजल्ट है. ये आपको याद नहीं हो तो आप दो z1 z2 को मान के फिर आप मिनिमम वैल्यू निकालो, वो भी कर सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रोबेबिलिटी दैट अ मिसाइल हिट्स अ target successfully is 0.75. In order to destroy the target completely, at least 3 successful hits are required. Then the minimum number of missiles that have to be fired so that the probability of completely destroying the target is not less than 0.95. Okay, तो टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कम से कम आपको 3 हिट करना पड़ेगा, कम से कम. तो वो क्या हो सकता है, मान लो टोटल नंबर ऑफ हिट्स, टोटल नंबर ऑफ जो टारगेट जितने आप मिसाइल फायर कर रहे हो वो n है, तो n में से हम 3 फायर कर दे. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.75 दैट इज 3/4, तो हिट नहीं करे उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, तो n में से एग्जैक्टली 3 आपको टारगेट को हिट कर जाए, तो यहां हो जाएगा p पावर 3 और बाकी जो है वो हिट नहीं करे, कितनी n-3 हिट नहीं करे, तो एग्जैक्टली 3 की बात कर दी. अब एग्जैक्टली 4 हिट कर जाए तो n में से 4 हिट कर जाए, बाकी हिट ना करे. ऐसे ही 5 हिट कर जाए और n की n हिट कर जाए, तो ये बोला है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.95. 0.95 से कम नहीं होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए 0.95 के बराबर या फिर उससे ज्यादा. ठीक है, अब इसको देखो आप ध्यान से, इसमें कुछ टर्म्स मिसिंग है. कौन कौन से? NC0, p पावर 0 q पावर n, मतलब कोई भी हिट ना करे, प्लस NC1 एक हिट कर जाए प्लस 2 हिट कर जाए. ओके, तो वो हो जाएगा आपका, चलो हम लिख लेते हैं. तो इसमें से मैं NC0
वो वाला टर्म ऐड कर दे और सब्ट्रैक्ट कर दे, तो फिर वो क्या बन जाएगा, p प्लस क्यू पावर n। बात समझ में आ रही है? तो कौन कौन से टर्म मिसिंग थे वो लिख लेते हैं हम। nc 0, p पावर 0 q पावर n प्लस nc 1, मतलब एग्जैक्टली 1 हिट करें तब भी टारगेट डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो भाई हम माइनस कर रहे हैं, तो p पावर 1 और q पावर n माइनस 1 प्लस nc2 p पावर 2 q पावर n माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0.95। अब p प्लस q क्या होगा 1, या तो हिट करेगा या नहीं करेगा, तो उसकी पावर n दैट इज 1 हो गया ये, और ये हो गया q पावर n। q पावर n कितना होगा 4 पावर n, यहां बचेगा 1, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा n इंटू पी, तो उसका 3 और अपॉन में 4 पावर n और इधर 4 पावर n माइनस 1, तो 4 पावर n हो गया प्लस nc2, तो n माइनस 1/2 p स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95। ये कहानी को इधर लाए तो ये बचेगा आपका 1 प्लस 3n प्लस n स्क्वायर माइनस n, या फिर ऐसे रहने दो n माइनस 1/2 इंटू 9 अपॉन में 4 पावर n लेस देन और इक्वल टू 0.05। ओके, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कहानी हो गई, आपको एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6n प्लस 9n स्क्वायर माइनस 9n डिवाइडेड बाय 4 पावर n लेस देन इक्वल टू 0.05। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 9n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0.05। तो इसको लिख सकते हैं हम 5/100 इंटू 4 पावर n, और ये कितना बचेगा 20। तो यहां पर 4 आ रहा है ना, और 4 इंटू 5, तो उसको ऐसे रहने दो, तो ये हो गया 9n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 4 पावर n अपॉन में 20। अब यहां पर देखो ये एक एक्सपोनेंशियल है और ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये तेजी से बढ़ेगा, तो हमने मान लो n रखा, n उसने कुछ दे रखा होगा, जो अच्छा n तो जो है हमारे टारगेट है, नंबर ऑफ टारगेट, तो वो तो पॉजिटिव ही होंगे। ओके, तो 1 रखूं मैं, तो 1 रखने पे कितनी वैल्यू आ रही है, 1 रखने पे वैल्यू आ रही है 8, और ये कितना आ रहा है 4/20, कम आ रहा है। 2 रखो, 3 रखो, 4 रखा हमने, 4 रखेंगे तो कितना आएगा 16 इंटू 9। 4 रखने पे पहले इसको देख लो, तो ये होगा 4 पावर 4 अपॉन में 20, तो 4 रखने पे 4 पावर 4 अपॉन में 20 हो जाएगा, एक पावर चला जाएगा, तो ये हो गया 4 का क्यूब 64/5। तो ये वैल्यू आएगी आपकी 5, और ये 12 के आसपास आएगी, 12.5 मान लो, तो ये वैल्यू 4 पे कितनी आएगी 16 इंटू 9 माइनस 12 10, तो ये वैल्यू ज्यादा ही आ रही है उससे, 12 से ज्यादा ही आ रही है। 5 रखा हमने ऐसे ही, 5 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 पर हो जाएगा 25, n इज इक्वल्स टू 5 पर ये वैल्यू आ रही है 9 इंटू 25 माइनस 15 प्लस 2, और ये वैल्यू कितनी आएगी 4 पावर 5, तो 4 पावर 5 अपॉन में 20, तो ये 4, ये बचा 5। ओके, और ये वैल्यू हो गई आपकी -13, और ये हो गया 225, तो 225 माइनस 13, ये वैल्यू हो गई आपकी 212 के आसपास, और ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू, अब ऐसे देखो इसको, अब इसको कंपेयर करना चाह रहे हो तो 4 क्यूब इंटू 4/5, तो ये कितना हो गया 64, और ये 1 से कम, तो 64 से कम होगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब n6 आप डाल के रखो, n6 डालो अब, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 9 माइनस 18 प्लस 2, और इधर हो जाएगा 4 पावर 6 अपॉन में 20, तो n इज इक्वल्स टू 6 के लिए हम देखें तो ये हो जाएगा 9 इंटू 36 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2, और राइट साइड में आएगा 4 पावर 6 अपॉन में 20। ओके, तो ये वैल्यू आ गई है आपकी 4 और 27 और 5 32, 3 to 4 माइनस 18 प्लस 2 16, और ये वैल्यू आएगी 4 पावर 6। 4 पावर 6 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 12, और ये लिखा है 2 स्क्वायर इंटू 5, तो बचेगा 10, तो 1024/5 ये वैल्यू, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 20
अच्छा, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया था तो ये 2 रह गया था, है ना, तो डिवाइडेड बाय 2 भी चलेगा, और डिवाइडेड बाय 2 चलेगा तो ये 2 10 को कैंसिल करेगा तो ये आपका 10 बचेगा। ओके, कैलकुलेशन और अच्छा हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। तो वही वैल्यू ऑफ n5 फिर से हम चेक करेंगे, तो ये वैल्यू तो 212 आ रही थी, ये रखने पे 4 पावर 5 अपॉन में 10। ओके, तो यहाँ पर 4 पावर 5 या 2 पावर 8 बोलो, 2 पावर 256, है ना। अपॉन में 10, तो 25.6 समथिंग आ गया, तो वो भी इससे छोटा ही आ रहा है ना। अब यहाँ पर ये 10 चेक होगा। ओके, तो यहाँ बचेगा आपका 2 इंटू 5, तो ये 11 बचेगा, तो 1024 इंटू, तो ये हो जाएगा 2048। तो ये वैल्यू अब आएगी 412 के आसपास, 40 और 9 पॉइंट समथिंग, तो 409 समथिंग, और तो इससे तो बड़ा ही आएगा। अब n की आप वैल्यू बढ़ाओ, 7 करो, तो ये वैल्यू अब तेजी से बढ़ेगी क्योंकि एक्सपोनेंशियल है। n8 वही सेटिस्फाई करेगा, 10 भी सेटिस्फाई करेगा। तो उसने क्या पूछा यहाँ पर, उसने आपसे पूछा है तो मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स दैट हैव टू बी फायर, तो मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स कितनी होगी, n इज इक्वल्स टू 6। क्या बात समझ में आ गई? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, देखो भाई, 3 में बोला गया है, लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल वेयर R इज ग्रेटर देन √5/2, सपोज PQ is a chord of this circle and the equation of the line passing through P and Q is 2x plus 4y is equal to 5. If the center of the circumcircle of the triangle OPQ lies on the line x plus 2y is equal to 4, then the value of R is, okay. तो हमारे पास एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। R is greater than √5/2. Suppose PQ is the chord of this circle and the equation of the line passing through P and Q is, okay, PQ पास होने वाली ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। इसको हम 2 से डिवाइड करें तो ये हो गई 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5/2। कोई दिक्कत? If the center of the circumcircle of the triangle OPQ, where O is the center of this circle, मतलब ओरिजिन हो गया, तो इसका जो सर्कम सर्कल है ये जो सर्कल है ये OPQ इसका सर्कम सर्कल है, ठीक है। If the center of the circle of the triangle OPQ lies on x plus 2y is equals to 4, x plus 2y is equal to 4 मतलब इसके पैरेलल एक लाइन है, तो इस पर इसका सेंटर आ रहा है, उसको बोल दिया हमने C। ये है x plus 2y is equals to 4, then find the value of R। ओके, स्मॉल r बताना, स्मॉल r मतलब इसका रेडियस बताना है, ठीक है भाई। तो आप देखो इसको हम ज्वाइन करेंगे, PQ कॉमन है तो ये 90 डिग्री होगा, बिल्कुल कोई समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको हमने कुछ पॉइंट बोल दिया, मान लो M पॉइंट बोल दिया। OM निकाल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल। OM कैसे निकलेगा? ओरिजिन से इस PQ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा 5/2 √5, या फिर हम बोले √5/2। OC निकाल सकते हैं क्या? तो OC भी आ जाएगा आपका ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हो जाएगा 4/√5। बोलो 4/√5। ओके, नाउ अब ये जो सर्कल है इससे भी पास हो रहा है, इससे भी पास हो रहा है, इससे भी पास हो रहा है, हमें तो R चाहिए, ठीक है। R निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये आपका स्मॉल r हो गया। अब OC और O और QC ये क्या बराबर होगा क्या? बिल्कुल बराबर होगा, इसकी रेडियस के बराबर, उसको हमने बोल दिया कैपिटल R। तो O से C की डिस्टेंस ये R है, तो ये भी R होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि रेडियस है, क्योंकि C सेंटर है, तो Q और O इस सर्कल पे आ रहा है ना, तो बराबर ही होगा। आगे बात समझ गए? अब हमें OM पता है और MC भी पता है। कैसे? OC में से OM माइनस कर देंगे तो MC पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस लगाओ, तो R स्क्वायर किसके बराबर होगा? वो होगा OM स्क्वायर प्लस
QM स्क्वायर के बराबर। सिमिलरली इस ट्रेंगल में आप पाइथागोरस लगाओ, इस ट्रेंगल में, तो यहां से आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर वो हो जाएगा QM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। अब ये जो R है, इस कैपिटल R को हम लिख सकते हैं OC के बराबर, क्योंकि QC इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R, तो इस R को लिख सकते हैं हम OC का स्क्वायर। क्या MC हमें पता है क्या? बिल्कुल, तो दोनों को हमने सेपरेट कर दिया, तो R स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर। अच्छा, ये QM स्क्वायर और ये QM स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? OM स्क्वायर, और ये बचेगा MC स्क्वायर। तो R स्क्वायर आपका आ गया OC स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर माइनस MC स्क्वायर। तो R स्क्वायर, OC हमें पता है क्या? बिल्कुल 4/√5, तो ये हो जाएगा 16/5 प्लस OM है 5/4, ओके। और MC निकालना है, तो वो हो जाएगा OC माइनस OM, MC हो जाएगा OC माइनस OM, तो इसको हमने लिखा 5/2√5, तो ये हो जाएगा 8 - 5, 3/2√5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/20। तो इस पूरी कहानी का एलसीएम आ जाएगा 20, और इधर आएगा 64 प्लस इधर हो जाएगा 25 माइनस 9, तो ये वैल्यू हो गई 80/20, दैट इज 40। सो दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू 2। बोलो आ गया क्या? R आपका 2 आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपका, the trace of a matrix, of a square matrix, is defined to be the sum of its diagonal entries. If A is 2 × 2 matrix such that the trace of A is 3 and trace of A cube is -18, then the value of determinant of A is, okay, A 2 × 2 मैट्रिक्स है, तो हमने उसको ले लिया A, B, C, D। तो इसका ट्रेस दे रखा है, मतलब A + D दे रखा है कितना? 3, और A क्यूब का ट्रेस दे रखा है, ट्रेस ऑफ A क्यूब इज इक्वल टू -18। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो A का डिटर्मिनेंट क्या होगा? वो होगा AD - BC, ओके। तो एक तो ये तरीका है कि आप A क्यूब निकाल लो, फिर वहां से ट्रेस निकाल लो, और इसको यूज करके हम डिटर्मिनेंट ये वैल्यू निकाल लें। और दूसरा तरीका ये है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम जानते हैं A - λI, तो वो हो जाएगा A - λ B C D - λ का डिटर्मिनेंट शुड बी 0। तो यहां से हो गया ये AD - λ टाइम्स ऑफ A + D प्लस λ स्क्वायर माइनस BC इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया λ स्क्वायर माइनस λ टाइम्स ऑफ A + D इज नथिंग बट 3। बोलो भाई, A + D हमको दे रखा ना 3, और AD - BC क्या डिटर्मिनेंट ऑफ A है क्या? तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब लेमडा की जगह हम यदि A रखें तो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है, तो ये हो जाएगा 3A इज इक्वल टू प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I इज इक्वल टू 0। तो A स्क्वायर कितना आ गया? 3A माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, तो A क्यूब हो जाएगा, A से मल्टीप्लाई कर दिया 3A स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A, ओके। और A स्क्वायर को फिर से हमने यही रखा, तो ये हो जाएगा A क्यूब आपका 3, A स्क्वायर की जगह ये रखा, तो ये हो गया 3A माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A, ओके। तो यहां से आ गया 9 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A माइनस 3 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। बोलो, कोई समझने में दिक्कत? तो 9 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या मैट्रिक्स थी हमारी? A B C D, और ये है -3 डिटर्मिनेंट ऑफ A, और I कितना होगा? 1 0 0 1 मैट्रिक्स है। तो A क्यूब, यदि अब मैं यहां से ट्रेस ऑफ A क्यूब निकालूं, तो ट्रेस ऑफ A क्यूब हमें पता है कि -18 है, तो यहां से ट्रेस, जब ये जो एलिमेंट है
k इंटू किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो इसका जो ट्रेस आएगा यहां से आ गया 9 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a, और इधर से a प्लस डी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसका ट्रेस माइनस इधर से ट्रेस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड दिस इज इक्वल्स टू -18। और a प्लस डी हमें पता है 3 है क्या, तो a प्लस डी को आप रख दो 3, तो ये हो गया 27 माइनस 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 6 डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 18, तो ये हो गया 9 और ये हो गया आपका सॉरी -18 है, -18 है, तो 27 माइनस 18 ये हो जाएगा 45 और इधर हो जाएगा 9 डिटर्मिनेंट ऑफ a, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 5, सो दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है। 5 में बोला गया है आपसे f और g दो फंक्शन है, -1 से 1 में डिफाइन है। ओके, नाउ फंक्शन f ऑफ gx कंपोजिट फंक्शन है। सपोज c is the number of points in the interval -1 to 1 at which fog is not continuous and d is the number of points in the interval -1 to 1 at which fog is not differentiable, then find the value of c plus d। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, f ऑफ gx ही निकाल लेते हैं। f ऑफ gx, f ऑफ gx क्या होगा, जहां भी x दिख रहा है वहां क्या रख दो f, सॉरी f नहीं, f के अंदर हम g रख रहे हैं, तो जहां x दिख रहा है वहां g रख दो, प्लस 2 टाइम्स ऑफ g ऑफ x प्लस 1। ओके, अब gx -1 से 1 है तो सभी के लिए ट्रू है ये तो, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 के लिए एक्सेप्ट इंटीजर्स। तो 2 g ऑफ x क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 2, यही वैसे ही -1 से 1 डिफाइन है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो है कहां से कहां तक डिफाइन है, -1 से। अब हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका, यदि x 0 से 1 हुआ तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसे खुलता है, x की तरह। -1 से 0 में हुआ तो x प्लस 1, -1 से 0 में हुआ तो x प्लस 1 खुलेगा। तो इसको आप ब्रेक करो सबसे पहले, तो 0 1 0 1 और -1। ठीक है, तो 0 से 1 में क्या खुलेगा x, तो f ऑफ gx को 1 मिनट के लिए आप t मान लो, तो t इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, 2x - 1 प्लस 2x प्लस 1। x यदि 0 से -1 से 0 हुआ तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या खुलेगा इस केस में, इस इंटरवल में -1 से 0 में x प्लस 1, तो ये कहानी आपकी हो जाएगी 2x प्लस 2 -1 तो प्लस 1, और इधर हो जाएगा 2 x प्लस 1 खुलेगा तो ये 2x प्लस 3। बोलो कोई समस्या? अब यहां पर ये जो मॉडुलस है ये हाफ पर अपना, इसमें हाफ पर चेंजेस आएंगे, तो हाफ के आगे दोनों पॉजिटिव, तो ये हो गया 4x। 0 से हाफ में यदि हम देखें तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये वैल्यू हो जाएगी -2x कैंसिल हो गया 1 + 1 2। ओके, अब माइनस हाफ पर हम देखें, माइनस हाफ से 0 में ये माइनस हाफ पे 0, तो 0 पर आगे क्या खुलेगा, प्लस साइन के साथ खुलेगा, तो और ये भी प्लस साइन के साथ खुलेगा। ये 0 कहां हो रहा है, -3/2 पे, और ये माइनस हाफ पर, तो माइनस हाफ के आगे ये आपका जो है प्लस साइन के साथ ही खुलेगा। ये आप यहां से देख सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 से 1 के बीच में होगा, तो पॉजिटिव × 2 पॉजिटिव प्लस 1 पॉजिटिव, तो हमेशा प्लस साइन के साथ खुलेगा, हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट x है तो ये वैल्यू आपकी हो गई 4x प्लस 4, और इधर माइनस हाफ से -1 से माइनस हाफ में ये वैल्यू आपकी खुलेगी निगेटिव साइन के साथ, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। तो क्या इसका हम ग्राफ बना सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। ये x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ठीक है, ये मैंने ले लिया 1, ये 0, ये -1, ठीक है, और ये हाफ और ये -हाफ। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो t = 4x हाफ से 1 में, हाफ पर वैल्यू कितनी होगी 2। अच्छा, अब हाफ की बात करें तो 1/2 पर वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, हाफ और माइनस हाफ पे क्या होगा, हाफ ही होगा, तो हाफ पर ये कितनी वैल्यू आएगी 2, तो हाफ पर 2 और उसके बाद 1 पर 4, तो ये ऐसा जाएगा कुछ।
और 1 पर क्योंकि -1 से 1 ये जो है डिफाइन कौन सा वो है -1 से 1 ओपन में, तो यहाँ ओपन लगा दिया हमने, है ना। 1 पे वैल्यू क्या अप्रोच कर रही है 4 की तरफ। ओके, और ये वैल्यू कितनी आ गई 2। अब -12 से 0 में आप देखो तो ये 4x + 4 -12 से 0 में, हाँ, तो 0 पे वैल्यू कितनी आएगी 4। 0 पे वैल्यू क्या आ रही है 4। अच्छा, अब 0 पर आपने जो लिया है 0, अब क्लोज जो है, मान लो इस इंटरवल को हमने बोल दिया 0 क्लोज से 1 ओपन, और इसको बोला -1 से 0 ओपन, तो 0 पर वैल्यू इधर आएगी। 0 पर क्या मिलेगा आपको 2। 0 पे आप यहां से देख सकते हो 0, और 0 पर वैल्यू कितनी मिलेगी 2। तो -12 से 0 में जो बढ़ाना है 4x + 1 4 का, -12 पे वैल्यू तो 2 मिल गई, और 0 पे वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है 4 की तरफ, यहाँ पर ओपन। समझ में आ रहा है? ये जो ब्लू वाला ग्राफ है हम इसी का बना रहे हैं, किसका, f(g) का, या फिर t बोलो, उसी को t लिखा था हमने, और 2 है इस इंटरवल में, तो -1 पर ओपन। तो अब हमें देखना है -1 से 1 में ये आपका ग्राफ आ गया, तो डिसकंटिन्यूअस कितने पॉइंट पे रहे, एक पॉइंट पर, दैट इज 0, दैट मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए 1। अरे उसने नंबर ऑफ पॉइंट्स बोला है, डी क्या बोला है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, दैट इज -12, यहां भी नॉन डिफरेंशिएबल है, 0 पर भी है और हाफ पर भी है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए आपके 3। पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कितने हो गए 3, तो C + D, number of points of discontinuity plus number of points of non-differentiability, that is equals to 4. So this is your answer. Clear है? तो ये आपका क्वेश्चन था 5. Now 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में क्या है देखो, 6 क्वेश्चन में है फाइंड द लिमिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट 4√2 sin 3x plus sin x divided by 2 sin 2x, लिमिट क्या है π/2, x अप्रोचिंग टू π/2, 2 sin 2x sin 3x/2 plus cos 5x/2 minus √2 plus √2 cos 2x plus cos 3x/2। तो इसकी हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एक्सप्रेशन हमारा। ओके, ठीक है, तो π/2 पे आप वैल्यू देखो तो ये 0 जा रहा है, ये वैल्यू तो 0/0 फॉर्म बन रहा है ना। किसी के दिमाग में आ रहा है कि हम LH लगा दे, तो बिल्कुल लगा सकते हो, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में टर्म है, तो हो सके आगे हेक्टिक हो जाए। ओके, तो इस प्रॉब्लम को हमारा अप्रोच यही रहेगा कि सिंपली यहाँ पर 4√2 sin C plus sin D लगा दे, तो sin C plus sin D 2 sin C plus D/2, तो ये 2 इसके साथ मिलके 8 हो गया, sin C plus D/2 तो ये हो गया 3x, तो 2x बचेगा, और cos C minus D/2 तो वो होगा x। कोई समस्या, कोई समस्या? ठीक है, इधर ये लिखा हुआ है 2 sin 2x sin 3x/2, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये cos 5x/2 और ये माइनस के साथ cos 3x/2, तो cos C minus cos D लगाए, दोनों साइन में ही आएंगे। अरे समझ में आ रहा है, cos 5x/2 और cos 3x/2 माइनस के साथ, तो cos C minus cos D लगा रहे हैं, तो वो हो जाएगा 2 sin C plus D/2, तो 5 plus 3 8 x/2, तो वो हो गया 4x डिवाइडेड बाय 2, तो 2x sin D minus C/2, तो 5x/2, ये 3x/2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहां से -3 माइनस ये बचेगा आपका x, तो x/2, तो वो हो जाएगा -x/2। ओके, और इधर क्या चल रहा है -√2। अच्छा, यहां भी एक क्या करो, √2 कॉमन लेके क्या आएगा 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। ओके, अब इधर से 2 sin 2x फिर से कॉमन आ रहा है, फिर sin C minus sin D हम लगाए, sin C minus sin D लगाए, तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट x अप्रोचिंग टू π/2। अच्छा, π/2 पे दिक्कत कौन सा दे रहा है, cos वाला टर्म, cos π/2 0 होगा, इधर से भी ये भी 0 होगा, तो sin 2x को हमने लिख दिया
2 sin x cos x, तो ये हो जाएगा 16√2 sin x cos x, तो cos x का क्या हो गया स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पर 2 sin 2x है, तो 2 sin 2x कॉमन लिया हमने, तो यहां क्या बचेगा sin 3x/2 और ये माइनस sin x/2, तो sin c माइनस sin d हो जाएगा 2 sin c माइनस d/2, तो 3x/2 माइनस x/2, तो 2x तो बचेगा x, तो x/2 और cos c प्लस d/2, तो 4x/2 तो x cos x बचेगा माइनस √2 इंटू 2 cos स्क्वायर x। ओके, फर्दर लिमिट x अप्रोचिंग टू π/2, 16√2 sin x cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, अब देखो अब यहां क्या करेंगे हम, ये जो sin 2x लिखा है इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin x cos x, उससे लिखने से क्या हुआ, एक 2 बाहर था, sin x cos, ये लिखने से क्या हुआ कि ये cos और ये cos और ये cos, मतलब ये cos स्क्वायर x पूरा कॉमन आ गया, यही दिक्कत दे रहा था। बचा क्या यहाँ पे 4 इंटू 2 8 sin x/2 माइनस 2√2, बोलो अब इसको आप कैंसिल कर दो तो आपका जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म था वो गायब हो गया, तो π/2 पे लिमिटिंग वैल्यू ऊपर आएगा 16√2 डिवाइडेड बाय π/2 पे ये 1, ये π/4 दैट इज 1/√2 माइनस 2√2, तो ये हो गया 4√2 तो 2√2, तो 16/√2 अपॉन में 2√2 दैट इज इक्वल टू 8, सो आंसर इज 8, बोलो, तो आपका आंसर है यहां पर 8। आगे बात समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है लेट बी इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, सपोज एफ r to r is a differentiable function such that f of 0 is equals to 1 if the derivative f dash of f satisfies the equation f dash x is equals to f of x upon में b square plus x square for all x belongs to real number, then which of the following statements is are true? If b is positive, then f is increasing, f is decreasing, f of x into f of minus x. Okay, ठीक है भाई, तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं f dash x अपॉन में f of x इंटू इज इक्वल टू 1 बाय बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो ये लिखा हुआ है ln f of x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 बाय बी tan इनवर्स x बाय बी प्लस सी, तो f of x यहां से आ गया e पावर 1 बाय बी tan इनवर्स x बाय बी, e पावर c को फिर से कोई कांस्टेंट लिख दिया c, तो c निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखो f of 0 कितना दे रखा है 1, तो 0 रखा तो ये 0 हो गया, 1 पर ये 0, तो c आपका यहां से 0 हो रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा, यहां पर यहां से रख के देख लो, ठीक है, तो ये आपका f of x आ गया। ओके, f of x आ गया, तो आप पहला पार्ट देखो, आप a और b में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बात किया है, वो तो हम यहीं से देख सकते हैं, उसके लिए f of x की जरूरत है, f of x क्या है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है ना। अब ये जो होगा आपका, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो f यदि पॉजिटिव है तो b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी रिस्पेक्टिव टू द वैल्यू ऑफ b दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पूरी कहानी पॉजिटिव हो गई, सारी वैल्यू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ b, तो f डैश हमेशा पॉजिटिव हो गया, मतलब f आपका क्या आ गया, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो a ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब c और d में देखो f of x और f of माइनस एक्स के बारे में बात करनी है, तो f of माइनस एक्स क्या हो गया, e पावर, या x जगह माइनस एक्स रखा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बाय बी। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो e पावर दिस प्लस माइनस में है तो 0 हो जाएगा, तो ये बना गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, सी, तो आंसर इज ए एंड सी। ए में क्या था, इंक्रीजिंग, और सी में क्या है आपका f of x इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है लेट a and b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट a इज ग्रेटर देन b and b is less than a, let p be the point in the first quadrant that lies on the hyperbola, okay, x square by a square minus y square by b square is equals to 1. Suppose the tangent to the hyperbola at p passes through the point 1, 0.
And suppose the normal at the hyperbola at P cuts off equal intercepts on the coordinate axis. Let triangle denote the delta denote the area of the triangle formed by the tangent at P, the normal at P, and the x-axis. If E denotes the eccentricity of the hyperbola, then which of the following statement is true? Means E 1 to root 2, root 2 to 2, and delta. Okay. तो E और डेल्टा के बारे में बात करना है. तो हाइपरबोला का एक रफ डायग्राम बना लेते हैं हम. ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस. अब यहाँ पर समझो कि पी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला गया है. पी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये 1,0 से पास कर रहा है, ये बोला गया है. और पी पर जो नॉर्मल है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट्स बना रहा है, मतलब इसका स्लोप -1 हो गया. इसका स्लोप -1 तो इसका स्लोप कितना हो गया 1. टेंजेंट का स्लोप 1 हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप -1 है. तो ये हम बोल सकते हैं कि एंगल 45 डिग्री हुआ आपका. ओके. अब पी पॉइंट ऑफ पैरामीटर में ले लेते हैं a sec थीटा कॉमा b tan थीटा. तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी उस पॉइंट पर x बाय a sec थीटा माइनस y बाय b tan थीटा इज इक्वल टू 1. ओके. तो हमें यहाँ पर e के बारे में बात करनी है ना, तो मतलब a और b निकालना. अब ये 1,0 से पास हो रहा है. किससे पास कर रहा है? 1,0 से. तो 1,0 इसमें रख दो, सेटिस्फाई करेगा. तो sec थीटा अपॉन में -0 इज इक्वल टू 1. सो दिस मीन्स a इज इक्वल टू sec थीटा. ओके. अब एक और इन्फॉर्मेशन है कि ये जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है. ओके. अब इसको हमें यूज करना है. अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं कि ये जो है आपका 45 डिग्री है ना. ओके. हाँ, तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं. इसका स्लोप कितना होगा टेंजेंट का? टेंजेंट का स्लोप होगा b sec थीटा अपॉन में a tan थीटा, y इज इक्वल टू mx. और ये कितना है 1 के बराबर, 45 डिग्री, दैट इज 1045 1. अब a और sec थीटा इक्वल है तो यहां से tan थीटा किसके बराबर आ गया? b के बराबर आ गया. बोलो. तो e की बात कर लेते हैं इसेंट्रिसिटी की. तो e स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. तो e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर क्या है आपका? tan स्क्वायर थीटा के बराबर. और a स्क्वायर किसके बराबर है? sec स्क्वायर थीटा के बराबर. इसको साइन कॉस में चेंज किया तो ये आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा. अब आप देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट बोला गया है तो थीटा जो होगा आपका 0 से π/2 होगा. π/2 भी नहीं होगा कि π/2 हो गया तो वो नॉर्मली ड्रॉ कर टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाओगे, और 0 हो गया तो आप टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाओगे इस पॉइंट पे जो 1,0 से पास करे. टेंजेंट नहीं होगा ना. तो थीटा 0 से π/2 है तो साइन थीटा 0 से 1 हो गया. तो साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1, तो 1 ऐड कर दिया तो ये कहानी आपकी क्या हो गई? साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 है तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 से 2 के बराबर. 1 ऐड कर दो उसमें. तो ये आपका ई स्क्वायर है तो ई स्क्वायर 1 से 2 हुआ तो ई हो गया 1 से √2. नेगेटिव तो होगा नहीं इसेंट्रिसिटी. ओके. नाउ डेल्टा क्या बोला गया? ये ट्रायंगल, इसका एरिया. अब आप यहां पर देखो ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. तो ये साइड और ये साइड बराबर होगी. मतलब ये मान लो नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ n है तो ये पॉइंट मान लो कुछ q है तो pq और pn बराबर होगा क्योंकि ये 45 है तो ये 45 क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया. तो इसका एरिया हो जाएगा डेल्टा हाफ ऑफ pq इंटू pn. तो ये हो गया हाफ ऑफ pq इंटू pn. pn को भी हम लिख सकते हैं pq, तो ये हो गया pq का स्क्वायर. अब pq निकालने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास sec थीटा क्या है? a और tan थीटा b. तो ये जो पॉइंट है सिंपली a स्क्वायर कॉमा b स्क्वायर हो गया. बोलो. ठीक है. तो pq का स्क्वायर, तो pq का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो b पावर 4. और ये ध्यान रखना कि इसमें और इसमें हमें रिलेशन पता है. तो डेल्टा हो गया 1/2 a स्क्वायर माइनस 1. अब जो कहानी दे रखी है हमें यहां पर देखो पावर 4 में चल रहा है. डेल्टा a पावर 4 और b पावर 4, तो किसी एक में आप कन्वर्ट कर लो. तो यहां से a स्क्वायर माइनस 1 दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा के बराबर. और tan थीटा किसके बराबर है? b के बराबर. तो a स्क्वायर माइनस b, a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू b स्क्वायर. तो ये b स्क्वायर के पावर 2 तो b पावर 4, ये b पावर 4 तो 2 टाइम्स ये कैंसिल हो गया. तो b पावर 4 के बराबर आ गया आपका डेल्टा. तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? e हो गया 1 से √2,
दैट इज ए ऑप्शन, और डेल्टा हो गया b पावर 4 दैट इज डी ऑप्शन. सो आंसर इज ए एंड डी. आई बात समझ में? ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है if R to R है एंड G भी R to R है, और फंक्शनल रिलेशन दे रखा है, और F और G का दे रखा है, और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ G ऑफ x वेयर x अप्रोचिंग टू 0 इज इक्वल्स टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. मैं यहाँ पर F ए पार्ट में है, F इज डिफरेंशिएबल एट एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर. सेकेंड पार्ट, इफ G ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 देन G इज डिफरेंशिएबल एट एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर. डेरिवेटिव ऑफ f डैश 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ f डैश 0 इनकी बात करनी है. ठीक है. तो सबसे पहले तो आप देखो डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी की हम यदि बात करें तो y को रखा मैंने 0, y अप्रोचिंग टू h वेयर h अप्रोचिंग टू 0. ओके. मतलब y को हमने h रखा और h कहाँ अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ. तो f ऑफ x प्लस h किसके बराबर आ जाएगा? f ऑफ x, y रखा h प्लस f ऑफ x और f ऑफ h. यहां पर h कहाँ अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h अप्रोचिंग टू 0. तो ये हो गया f ऑफ 0. अब यहां से आप देखो इसमें यदि x 0 की तरह अप्रोच करे तो ये हो गया f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x अप्रोचिंग टू 0, x अप्रोचिंग टू 0 x इंटू, इसको अलग अलग हम कर सकते हैं क्या लिमिट को? तो बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि g ऑफ x की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसकी करे या ना करे हमें कर सकते हैं बिल्कुल. ठीक है. तो ये हो जाएगा. तो f ऑफ 0 यहां से कितना आ गया या, तो ये वैल्यू कहां अप्रोच करी 0 की तरफ, ये वैल्यू 1 की तरफ, तो पूरा वैल्यू 0 आ गया. तो 0 पर ये वैल्यू 0 की तरफ जाएगा तो 0 0, तो ये वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है f ऑफ x के बराबर. तो 0 पर लिमिटिंग वैल्यू f ऑफ x की वो f ऑफ x फंक्शनल वैल्यू के बराबर है. इसका मतलब जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है सारे x के लिए. क्या ये बात समझ में आ रही है? बट ए पार्ट में उसने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछा है तो उसकी बात कर लेंगे हम. ये बात समझ में आ गई? ओके. अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए f डैश x हम निकाल लेते हैं. f डैश फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल रहे हैं. h अप्रोचिंग टू 0 ये किसके बराबर होगा? f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x. यहाँ पर h 0 प्लस 0 मतलब एक्सट्रीमली पॉजिटिव और एक्सट्रीमली नेगेटिव नंबर दोनों है, अपॉन में दोनों का डिफरेंस दैट इज h. ठीक है. तो x प्लस h हमने कैसे रखा? यहां पर y को हमने रख दिया h, तो जहां भी आपको y दिख रहा है वहां h रख दो, तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस f ऑफ h प्लस f ऑफ x इंटू f ऑफ h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h. f ऑफ x आपका कैंसिल हो गया. ठीक है. तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ h अपॉन में h, और यहाँ f ऑफ h कॉमन लिया तो बचता क्या है? f ऑफ x प्लस 1. अब ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको आप बाहर निकाल सकते हो, तो ये बचेगा आपका f ऑफ x प्लस 1, और इधर है लिमिट f ऑफ h अपॉन में h अप्रोचिंग टू 0. क्या ये वैल्यू हमें पता है क्या? तो बिल्कुल पता है. आप यहां से फिर से इसको लिखो, f ऑफ x अपॉन में x किसके बराबर है? g ऑफ x के बराबर. देखो x से डिवाइड कर दिया, तो अब इसमें लिमिट लगा दो x अप्रोचिंग टू 0, और इधर हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0. तो ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 1. तो ये वैल्यू भी कितनी हो गई? 1 के बराबर. मतलब ये पूरा हो गया आपका 1 के बराबर. तो यहां से आप देखो f डैश x किसके बराबर आ गया? वो आ गया आपका f ऑफ x प्लस 1 के बराबर. अब इससे आप डिवाइड कर दो तो आपका f ऑफ x भी आ रहा है. इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो ये वैल्यू हो गई ln f ऑफ x प्लस 1, और ये हो गया आपका x प्लस c. अब 0 पर वैल्यू कितनी है? 0. तो 0 रखा तो 0 पे 0, तो c भी आपका कितना हो गया? 0. सो दिस मीन्स f ऑफ x इज इक्वल्स टू e पावर x माइनस 1. कोई समस्या? ओके. तो f ऑफ x आपका ये आ गया. तो e पावर x हमेशा डिफरेंशिएबल है, 1 हमेशा डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा. तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो गया. f इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो ए आपका आंसर हो गया. अब बी सी डी में हम सी और डी की बात कर लेते हैं पहले. f डैश 1, तो f डैश x आपका किसके बराबर है? भाई वो बराबर है f ऑफ x प्लस 1 के बराबर. तो आपसे f डैश 1 पूछा गया सी पार्ट में, 1 रखा तो ये हो गया f ऑफ 1 प्लस 1.
1 रखा हमने यहाँ पर, तो ये हो गया e माइनस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू ई। तो e के बराबर आ रहा है, आपसे पूछा है f' 1 इक्वल टू 1, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन f' 0, तो 0 रख दिया, तो f' 0 आ गया आपका f ऑफ 0 प्लस 1 के बराबर। f ऑफ 0 कितना है 0, सो दिस इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन डी भी आपका करेक्ट हो गया। एक और ऑप्शन बच जाता है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में बोला है इफ g ऑफ 0 इज 1, if g of 0 is 1 then g is differentiable at every x belongs to real number। ओके, तो g of x हम निकाल सकते हैं। g of x क्या होगा भाई, वो होगा f of x अपॉन में x के बराबर। अरे यहां से देखो ना, g of x f of x अपॉन में x के बराबर होगा, और f of x हमें पता है e पावर x माइनस 1 अपॉन में x। अब आप यहां समझो इसको, इस बात को आप समझना, ध्यान से समझना। g of 0 से 1 दे रखा है। अब f हमेशा डिफरेंशिएबल है, x भी हमेशा डिफरेंशिएबल है, बट ये डिनोमिनेटर में है, तो डिफरेंशिएबल, तो ये पूरा आपका डिफरेंशिएबल होगा एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते नॉन डिफरेंशिएबल होगा। चेक करना, तो चेक करने वाला पॉइंट कहां पर है, 0, जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है। तो हम g' 0 निकाल लेते हैं। 0 के अलावा ये डिफरेंशिएबल, तो ओवरऑल डिफरेंशिएबल, तो 0 पे चेक कर रहे हैं हम। यहां पे LHD RHD दोनों एक ही में आ जाएगा, सो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ, यहां पे x या क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 पर हम चेक कर रहे हैं अपॉन में h, और g ऑफ 0 कितना दे रखा है 1, तो ये वैल्यू आपकी आ गई। तो इस पूरे को हम लिखेंगे कुछ ऐसा, इसको फिर से हम इधर ले आए, तो g'0 इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, जहां पर भी x लिखा है वहां क्या लिख दिया हमने, h माइनस 1 अपॉन में h माइनस फंक्शनल वैल्यू 1 अपॉन में h, यहां एलसीएम लिया, तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 e पावर h माइनस 1 माइनस h अपॉन में h स्क्वायर। अब e पावर h इसका एक्सपेंशन लगा दिया, तो ये हो गया 1 प्लस h अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर ये चल रही है, ये कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 1/2 LHD RHD, मतलब तो डिफरेंशिएबल हो गया। g'0 आपका एग्जिस्ट कर रहा है हाफ के बराबर, और इसके अलावा तो डिफरेंशिएबल है ही, तो g भी आपका हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो गया। तो ऑप्शन आपका बी भी करेक्ट हो गया। तो A, D एंड B, दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला देखो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी रियल नंबर सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज नॉन जीरो and alpha plus gamma is equals to 0, is equal to 1. Suppose the point 3, 2, minus 1 is the mirror image of the point 1, 0, minus 1 with respect to the plane alpha x, this plane, then which of the following statement is not true? Okay, जैसे ये आपका प्लेन है, तो एक पॉइंट ले रखा है 3, 2, minus 1, इस पॉइंट का मिरर इमेज, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 0, माइनस 1। इसका यदि इमेज निकाले हम मिरर इमेज, तो वो पॉइंट आएगा आपका ये वाला। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस पर जो पॉइंट आएगा वो प्लेन ऐसा है, समझना, प्लेन ऐसा है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी। अरे समझ में आ रहा है? जैसे ये मैं लूँ, एक पॉइंट ये लिया, इसकी मिरर इमेज निकालू मैं, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा इस प्लेन पे आएगा क्या? ऊपर जो पॉइंट है इसका मिरर इमेज इसमें निकाला, तो दोनों का मिड पॉइंट इस प्लेन पे आएगा क्या? ओके, ठीक है। तो एक तो हमें ये कहानी पता है, और प्लेन है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इज इक्वल टू डेल्टा, देन बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा में कहानी पूछी गई है, मतलब हमें चारों चीजें निकालनी है, बस ये समझो आप। क्या ये बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले तो आप समझो, इसको ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है यार, कुछ मतलब ज्यादा है भी नहीं इसमें। इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन dr जो है, डायरेक्शन रेशियो जो है वो अल्फा बीटा गामा है, और इससे बनने वाला जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर इनसे बनने, दोनों पॉइंट से बनने वाला है, वो वेक्टर आपका 2, 2, 0। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों पैरेलल है, मतलब जो नॉर्मल वेक्टर है और ये जो वेक्टर दोनों पैरेलल है, तो अल्फा अपॉन में 2 इज इक्वल टू बीटा अपॉन में 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन में 0 होना चाहिए।
सो दिस मीन्स गामा अल्फा और बीटा आपका क्या आ गया बराबर, जैसे इसको मैं टी के बराबर ले लूं तो अल्फा और बीटा आ गया बराबर आ गया, और गामा किसके बराबर आ गया, गामा आ गया आपका 0 के बराबर, गामा आपका आ गया 0 के बराबर। तो गामा 0 हो गया तो यहां से आप देखो अल्फा आपका 1 आ गया, अल्फा 1 आ गया तो बीटा 1 हो गया, क्योंकि अल्फा बीटा बराबर है। तो अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा आ गया, अब में डेल्टा चाहिए, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट जो होगा वो होगा 2, 1, -1, वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो 2x प्लस बीटा, सॉरी x की जगह हम रख रहे हैं 2, तो 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू डेल्टा, गामा 0 है, अल्फा और बीटा दोनों 1, 1 है, तो डेल्टा आपका आ गया 3 के बराबर। तो कौन सा पॉइंट सही आ गया, देखो ए में दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज 2, तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी डेल्टा माइनस गामा इज इक्वल टू 3, तो डेल्टा कितना आया 3 और गामा कितना था 0, तो ये निकाला था हमने यहाँ पर, तो डेल्टा माइनस गामा 3 बिल्कुल सही है। डेल्टा प्लस बीटा 3 + 1 4, तो ये भी सही है। डी ऑप्शन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना होगा 2 के बराबर है, इसमें डेल्टा तो 3 है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो ए बी सी इज योर आंसर। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, लेट ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ओके, नंबर्स जो है पॉजिटिव है। सपोज पी क्यू इज इक्वल टू ए आई के प्लस बी जे के, पी क्यू वेक्टर इज ए आई के प्लस बी जे के, पी एस इज ए आई के माइनस बी जे के are adjacent sides of a parallelogram PQRS, okay, parallelogram PQRS, इसके adjacent side से एक PQ होगी और एक PS होगी। Let U vector and V vector be the projection vectors of W, that is IK plus JK, along PQ and PS respectively, if modulus of U plus modulus of V is equal to modulus of W, and if the area of the parallelogram PQRS is 8, then which of the following statement is true, okay। तो यहाँ पर a plus b, a minus b, the length of the diagonal PR of the parallelogram, W is the angle bisector of the vector PQ and PS, okay, ठीक है भाई। तो इसने U और V किसको डिफाइन किया है, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग द पी क्यू। तो U वेक्टर आपका हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शन हम ले रहे हैं किस पर, पी क्यू पर, तो वो उसका यूनिट वेक्टर और उनके दोनों का डॉट और पी क्यू वेक्टर यूनिट वेक्टर ही आएगा, ठीक है। बट हमें यहाँ पर वेक्टर से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें दे रखा है मॉड U प्लस मॉड B, ओके, इज इक्वल्स टू मॉड W, ये दे रखा है। अच्छा ऐसे ही V निकाल लेंगे, V किस पे प्रोजेक्शन है, PS पर प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो मॉड U मतलब जो प्रोजेक्शन की लेंगे, अच्छा जिस पर प्रोजेक्शन हम निकालते हैं उसका यूनिट वेक्टर ही लेते हैं, और जिसका प्रोजेक्शन निकाला जाता है वो पूरा वेक्टर आता है, याद है ना। जिसका प्रोजेक्शन हम लेते हैं उसको तो वैसे रखेंगे, और इस पर ये वेक्टर छोटा हो बड़ा हो उसके मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड उसके प्रोजेक्शन पे, ठीक है। तो U हो जाएगा आपका W का प्रोजेक्शन किस पर, PQ पे, तो सिंपली वो हो जाएगा W का मॉड W डॉट PQ वेक्टर अपॉन में PQ का मॉड, ठीक है, प्लस V वेक्टर हो जाएगा W किस पर प्रोजेक्शन है, वो PS पर है, तो उसका मॉड नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू W का मॉड कितना है, √2 भाई। तो PQ इन दोनों का डॉट ले लो आप, यहाँ पर W डॉट PQ, तो वो हो जाएगा A प्लस B अपॉन में PQ का मॉड √a² प्लस B², इधर हो जाएगा W माइनस PS, W डॉट PS, तो इन दोनों का डॉट, तो वो हो जाएगा A माइनस B अपॉन में √a² प्लस B² इज इक्वल टू √2, ठीक है। और एक और इंफॉर्मेशन है कि जो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS इज 8, ओके। तो यहां से हो गया A प्लस B, A और B जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यहाँ पर मॉड हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ A माइनस B ये किसके बराबर है, √2 टाइम्स ऑफ A² प्लस B²,
अब मान लो a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, एक केस ये लिया और एक केस लिया a लेस देन b, इक्वलिटी एक जगह लगा दी। a ग्रेटर देन इक्वल टू b है तो मॉड खुलेगा प्लस साइन के साथ, तो 2a हो गया √2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग करिए तो ये हो गया 2a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया a इज इक्वल टू b। a इज इक्वल टू प्लस माइनस b मत कर देना क्योंकि a और b पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो a b के बराबर आ गया, बिल्कुल आ सकता है यहाँ पर। a लेस देन b लिया तो ये माइनस के साथ खुलेगा तो यहाँ आएगा 2b इज इक्वल टू अंडर रूट a अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ से भी वही आएगा a इज इक्वल टू b, बट यहाँ एक जगह इक्वलिटी लगा दी, दूसरा केस लेने की जरूरत नहीं है। तो a और b आपके बराबर आ गए, ठीक है। सो a इज इक्वल टू b। अब एक और इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है कि पैरेललोग्राम का एरिया 8 दे रखा है, तो उसको यूज कर लेते हैं हम। ओके, तो पैरेललोग्राम पी क्यू पी एस से जो बनेगा उसका एरिया हो जाएगा पी क्यू क्रॉस पी एस का मॉड, ये दे रखा है 8, तो इसको हम निकालेंगे आई केप जे केप के केप का डिटर्मिनेंट का मॉड। पी क्यू वेक्टर क्या है, ए बी 0 और दूसरा है ए माइनस बी 0, ये 8 के बराबर दे रखा है, तो के केप के साथ आ जाएगा मॉडुलस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी माइनस ए बी का मॉड 8 के बराबर। तो ये हो गया 2b इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स ab इज इक्वल टू 4। बोलो ab 4 आ गया और a और b बराबर है, तो यहां से a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू कितना हो गया 2 2 2 2। तो अब ऑप्शन चेक कर लो, तो पहला ऑप्शन a प्लस बी 4 तो बिल्कुल सही है। सेकंड a माइनस बी 0 होगा तो b गलत हो गया। सी ऑप्शन है द लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज 4। डायगोनल पी आर क्या होगा, पी क्यू और पी एस जो वेक्टर है यही होगा, तो पी क्यू प्लस क्यू आर, तो पी क्यू प्लस क्यू आर या फिर पी एस बोले तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a आई के। तो a कितना निकाला हमने 2, तो ये हो गया, तो पी आर वेक्टर जो हो गया वो हो गया 4 आई के, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 4, तो बिल्कुल सही है सी, लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर इज 4। डी में देखो W इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वेक्टर्स पी क्यू एंड पी एस। ओके, तो एंगल बाइसेक्टर जो W है आपका वो पी क्यू और पी एस का क्या एंगल बाइसेक्टर रहेगा। तो हम एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों का यूनिट वेक्टर ले लिया, तो प्लस माइनस किसके बराबर होना चाहिए, लेमडा टाइम्स ऑफ W वेक्टर होना चाहिए। ये दोनों यदि बराबर हो गए किसी लेमडा के लिए तो कहानी सही हो जाएगी। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, आइडेंटिकल वेक्टर्स भी ले सकते हो आप यहाँ पे, तो वो हो जाएगा ए आई केप प्लस बी जे केप अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस पी एस हो जाएगा ए आई केप माइनस बी जे केप अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कहानी आ गई। प्लस साइन लेंगे तो आ जाएगा 2 आई केप अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस साइन लेंगे तो हो जाएगा 2 बी जे केप अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये लेमडा टाइम्स ऑफ W जो है आई केप प्लस जे केप, तो कभी भी किसी भी हालत में ये इसके बराबर नहीं हो सकता और ना ही ये इसके बराबर हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन जो डी है, आई थिंक डी है आपका, वो गलत हुआ, किसी भी हालत में हो ही सकता वो। ओके, W वेक्टर जो है एंगल बाइसेक्टर हो ही सकता है इसका और इसका, क्योंकि वो आ रहा है 2 आई केप, मतलब आई केप के टर्म में या जे केप के टर्म में, तो आई केप जे केप दोनों है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए एंड सी इज योर आंसर। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है देखो, 12 में पूछा गया आपसे फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एस एंड आर लेट एस आर, ये जो है आर लेस देन और इक्वल टू एस के लिए आपका एनसीआर जैसे होता है वही है, ये है ना, यही बोला गया आपको। फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स एम एन एन लेट जी ऑफ एम एन is equals to summation of p is equals to 0 to m plus n f of m comma n comma p divided by n plus p cp, ये दे रखा है, और f of m comma n comma p ये जो है वो है summation of I 0 to n 0 to p mci n plus I cp
p प्लस एन सी p माइनस आई। ओके, तो g ऑफ एम एन के बारे में हमें चर्चा करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको देखो, समेशन ऑफ आई जीरो टू पी एम सी आई क्या होगा, एम फैक्टोरियल अपॉन में एम फैक्टोरियल एम माइनस सॉरी आई फैक्टोरियल एम माइनस आई फैक्टोरियल, और ये लिखा हुआ है एन प्लस आई फैक्टोरियल अपॉन में एन प्लस आई माइनस पी फैक्टोरियल इंटू पी फैक्टोरियल। ओके, और ये लिखा हुआ है p प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इनका डिफरेंस एन प्लस आई फैक्टोरियल और p माइनस आई फैक्टोरियल। तो ये सबसे पहले तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर n प्लस पी सी पी चाहिए हमें, तो n प्लस पी सी पी जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है n प्लस पी का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। n प्लस पी है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल यही है। तो यहाँ पर p प्लस एन फैक्टोरियल तो है, अब किसकी जरूरत है, p फैक्टोरियल भी है, इसको मैं n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये आपकी कहानी जो है वो है समेशन ऑफ आई जीरो टू p, ये है एम सी आई, इसको एम सी आई चलने दो या फिर ऐसे लिखने दो। तो ये जो कहानी है ये लिखा हुआ है आपका p प्लस एन सी पी, और बच क्या जाता है, यहां पर बच जाता है n फैक्टोरियल अपॉन में ये बच गया p माइनस आई फैक्टोरियल, और ये बच गया n प्लस आई माइनस पी फैक्टोरियल। कोई दिक्कत समझने में? अब समेशन i पर लगा हुआ है तो ये कहानी पूरी हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो गया p प्लस एन सी पी, और समेशन में चलेगा जीरो टू एन एम सी आई, और ये लिखा हुआ है एन सी एन प्लस आई माइनस पी, ये लिखा हुआ है क्या, ये पूरा जो है ये लिखा हुआ है क्या आपका, बोलो, ये लिखा हुआ है। अब इसमें आप ध्यान से देखो, यहां पर इनका डिफरेंस कांस्टेंट चल रहा है, और डिफरेंस किसके बराबर है, जो लोअर सबस्क्रिप्ट है उसका डिफरेंस चल रहा है कांस्टेंट, दैट इज n माइनस पी के बराबर। तो ये कहानी हो गई, ये तो है n प्लस पी सी पी, और ये जो है डिफरेंस चल रहा है कांस्टेंट, और i आपका मिनिमम से मैक्सिमम है क्या, याद आ रहा है कुछ बाइनोमियल में समेशन ऑफ सीरीज में, i आपका मिनिमम 0 से लेके n तक ही हो सकता है, सॉरी n नहीं चल रहा है, ये p चल रहा है, n में तो गड़बड़ हो जाएगा, तो i 0 से लेके p तक हो सकता है क्योंकि ये n हो जाएगा उस समय, ज्यादा बढ़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो समेशन में हो वो हो जाएगा m प्लस एन, बड़ा वाला कौन सा नंबर है ये, तो इसका अपर सबस्क्रिप्ट माइनस ये कहानी। आपको ये यदि याद नहीं हो या आपने ऐसे नहीं समझा है इसको, तो आप इसको देख सकते हो 1 प्लस एक्स पावर एम, और 1 प्लस एक्स पावर एन में उनके प्रोडक्ट में एक्स पावर पी का कॉफिशिएंट, तो वो m प्लस एन सी पी होगा, ये क्योंकि m प्लस एन सी पी लिखा हुआ है, और दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ m कॉमा एन कॉमा पी, और इसको आप डिवाइड कर दो इधर, इसको आप डिवाइड कर दो, तो एफ ऑफ m कॉमा एन कॉमा पी अपॉन में n प्लस पी सी पी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, m प्लस एन सी पी के बराबर। अब इसमें आप समेशन लगा दो p 0 से लेके m प्लस एन तक, तो p 0 से लेके m प्लस एन तक, तो ये आपकी कहानी बन जाएगी g ऑफ एम एन, तो ये आ गया g ऑफ m कॉमा एन, दिस इज इक्वल्स टू, इसमें सारे टर्म है 0 से लेके m प्लस एन तक, तो इसका समेशन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम हो जाएगा 2 पावर m प्लस एन, तो आपका g m n आ गया। तो g आ गया, तो अब इससे जो पूछा गया है हम वो देख लेते हैं। तो a पार्ट, a में पूछा है g ऑफ एम एन कॉमा जी ऑफ एन कॉमा एन, बिल्कुल, तो m की जगह n रख दो और n की जगह m रख दो, तो 2 पावर m प्लस एन ही बनेगा, तो a ऑप्शन आपका सही है। b में देखो m कॉमा एन प्लस वन, g ऑफ m कॉमा एन प्लस वन, ये किसके बराबर होगा, 2 पावर m, n की जगह n प्लस वन रख दो, और g कॉमा m प्लस m प्लस वन कॉमा n, ये हो जाएगा 2 पावर m की जगह m प्लस वन रख दो और प्लस n, दोनों बराबर है, तो b ऑप्शन भी करेक्ट है। c ऑप्शन देखो, g पावर m की जगह 2m, सॉरी g ऑफ 2m कॉमा 2n है,
तो m की जगह 2m और n की जगह 2m, और ये तो हो गया g ऑफ 2m कॉमा 2n। तो g ऑफ m कॉमा n जो है वो क्या होगा, 2 पावर m प्लस n। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये +1 होगा, दोनों बराबर होंगे क्या, नहीं होगा, तो सी ऑप्शन आपका गलत हो गया। नाउ डी ऑप्शन में है g ऑफ 2m कॉमा 2n, वो किसके बराबर था, वो बराबर था 2 पावर 2m प्लस 2n के बराबर। तो यहां से हम 2 कॉमन ले तो वो हो जाएगा m प्लस n, और उस 2 कॉमन को हम पावर में लिख सकते हैं, तो ये g ऑफ mn का स्क्वायर है क्या, तो बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्या बात समझ में आ गई, तो डी ऑप्शन भी आपका हो गया। बोलो कोई दिक्कत यहां पर समझने में नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। 13 में क्या बोला देखो, एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री for exactly 4 days during the first 15 days of month, and it is necessary and it is mandatory that no 2 visits take place on consecutive days, then the number of possible ways in which such visits to the factory can be made by an engineer during 1 to 15 June 2021 is okay। क्या बोल रहा है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है और कंसेप्ट भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा ये। 1 से 15 दिन आपके पास है, ठीक है, और 4 दिन सेलेक्ट करना है। वो कैसे सेलेक्ट करना है कि कोई भी कंसेक्यूटिव ना हो। तो आप तो ऐसे देखो कि आपके पास 15 प्लेसेस है। कितनी प्लेसेस है टोटल, 15 प्लेसेस है। इसमें से हमें 4 दिन ऐसे सेलेक्ट करना है, उन्हीं दिन पे वो विजिट करेगा। 4 दिन ऐसे सेलेक्ट करना है कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ना हो। तो मान लो मैंने एक दिन ये ले लिया, एक दिन ये ले लिया, एक दिन ये ले लिया और एक दिन ये कोई ले लिया। तो इससे पहले मान लो नंबर, यहाँ फिक्टिशियस लगा रहे हैं हम, फिक्टिशियस लगा रहे हैं भाई। मान लो इससे पहले नंबर ऑफ डेज x1 है, इसके बीच में x2 है, इधर x3 है, इधर नंबर ऑफ डेज x4 है, और जो लास्ट विजिट है उसके बाद जो बच जाएंगे वो नंबर ऑफ डेज x5 है। तो आप यहां देखो कि 2 कोई भी कंसेक्यूटिव ना हो, मतलब इनके बीच में कम से कम एक भी ना आए। तो x2 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ डेज बिटवीन दिस सिलेक्टेड डेज। तो x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, और x1 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। मतलब इस जैसे पहले दिन सेलेक्ट कर ले तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, बट दूसरा दिन नहीं सेलेक्ट कर सकता फिर वो। तो मतलब x2 आपका 0 नहीं ले सकते हम। और ऐसे ही जो लास्ट डे आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके बाद कितने दिन भी बचे, लास्ट वाला डे भी सेलेक्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसके बाद कोई भी दिन ना बचे तो भी चल जाएगा। तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो x1 नॉन नेगेटिव नहीं, उसमें एक कंडीशन है ये तीनों में, x4 प्लस x5 इज इक्वल टू कितना हो गया 15, सॉरी 15 नहीं, 15 माइनस 4 दिन सेलेक्ट कर लिए, बचे 11 दिन। तो जो बचे दिन है वो ये होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा भाई। तो यहां पर हमने x2 को क्या रखा, t2 प्लस 1, x3 को रखा t3 प्लस 1, x4 को रखा t4 प्लस 1। तो 1 1 1 कितनी बार आया, 3 बार। तो 11 माइनस 3 बचेगा 8। क्या ये बात समझ में आ गई। तो अब इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हो जाएंगे 8 प्लस k माइनस 1 सी के माइनस 1। तो ये हो गया 12c4। तो 12c4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4 3 2 1। तो ये 12 कैंसिल हो गया, ये 5 कैंसिल हो गया, तो 55 इंटू 9, तो ये हो गया 5 495 इज योर आंसर। बोलो कोई समस्या। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इन अ होटल 4 rooms are available, 6 persons are to be accommodated in these 4 rooms in such a way that each of these rooms contain at least 1 person and at most 2 persons, then the number of all possible ways in which this can be done is okay। इस पेपर का यदि देखा जाए तो सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है। यदि आपको ग्रुपिंग, डिवीजन ग्रुपिंग का सिंपल सा कंसेप्ट भी आपको आता है, बेसिक भी आता है, तो ये क्वेश्चन आप कर जाओगे। ठीक है, तो 4 रूम आपके पास अवेलेबल है।
रूम नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अब कितने लोग अकोमोडेट करना है? 6 पर्सन, और मिनिमम एक जाना चाहिए, और एटलीस्ट 1 पर्सन, एटमोस्ट 2 पर्सन, मैक्सिमम 2 जाना चाहिए। तो 6 लोगों को हम मान लो सभी को एक एक दे दिया, तो बस कितने गए आपके पास? 2 लोग बच गए। तो किसी में एक में 2 जाएंगे और किसी में 2 जाएंगे। इसके अलावा और कोई केस बचता है क्या? मतलब 2 रूम में एक एक बंदा जाएगा और 2 रूम में 2 2 बंदे जाएंगे। तो सबसे पहले इनका क्या करते हैं? बंडल बना लेते हैं। अब बंडल बनाने के बाद इनको जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो 4 सेपरेट रूम में करना है। मान लो ऐसा समझो कि रूम नंबर दे रखा है 1 2 3 4। तो वो जो 4 पर्सन जाएंगे, जो 4 पर्सन जाएंगे वो उनका अरेंजमेंट हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ग्रुपिंग, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 1 1 उसका स्क्वायर, और ऐसे ही 2 फैक्टोरियल कितनी बार? 2 बार। और साथ ही साथ यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेम है तो उस कारण से 1/2 फैक्टोरियल। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेम है बंडल में तो उसके कारण ये। तो ये तो आपका हो गया बंडल बनाने का। याद आ रहा है बंडल क्या? बंडल मतलब यदि ये सेम ग्रुप के हैं तो ये फैक्टोरियल से वो काम चल गया आपका। अब इनको कितने लोगों में बांटना है? ऐसे समझो कि इतने 6 ऑब्जेक्ट, इनको 4 लोगों में बांटना है, इस हिसाब से 1 1 2 2 करके। तो उनको बांटने का तरीका या फिर 4 रूम में अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। तो इस वैल्यू को निकाल लेते हैं हम। तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल दैट इज 720 इंटू 4 फैक्टोरियल दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 2 2 2 2 2। कितनी बार लिखा है भाई? 4 बार लिखा हुआ है ना। तो ये होगा 3 और ये होगा 36। तो 1080 इज योर आंसर। बोलो, समझ में आ गई बात? नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है 2 fair dice each with faces number 1 2 3 4 5 and 6 are rolled together and the sum of the numbers on the faces is observed. This process is repeated till the sum is either a prime number or a perfect square. प्राइम या परफेक्ट स्क्वायर जब तक नहीं आता तब ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये है मतलब, ठीक है। जैसे ये प्राइम नंबर या परफेक्ट स्क्वायर आया, रुक जाएगा। Suppose the sum turns out to be perfect square before it turns out to be a prime number. मतलब परफेक्ट स्क्वायर आया, रुक गया, परफेक्ट स्क्वायर, प्राइम नंबर की बात ही नहीं कर रहा है। If P is the probability that this perfect square is an odd number, then the value of 14P is equals to. Okay, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? जो फेसेस है, मान लो डाइस नंबर 1 डाइस नंबर 2, इस पर जो फेस है वो क्या है? 1 से लेके 6 तक। इस पर भी जो फेस है 1 से लेके 6 तक। तो प्राइम जो है वो क्या क्या आ सकता है? वो आ सकता है 2 3 और 5 7 11, और मैक्सिमम जो सम आ सकता है वो 6 + 6 12 भी आ सकता है। तो हम वहीं तक जाएंगे 2 3 5 7 11 तक। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो 2 आने का चांस कैसे कैसे आ सकता है कि 1 और 1 आ जाए। 3 आने के लिए 1 2, तो 2 1 भी पहले पर 2 दूसरे 1, और पहले 1 दूसरे पर 2, अलग अलग बात है क्योंकि 2 अलग अलग डाइस है, ठीक है। और 5 आने का चांस, 5 आने का क्या क्या है कि 1 4, फिर आगे बढ़ते जाओ 2 3, तो 3 2 और 4 1, ऐसे 4 केस हो गए। 7 के लिए 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। 11 के लिए 5 6 एंड 6 5 ओनली, और कोई नहीं रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए भाई? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा? 2 डाइस को थ्रो कर रहे हो आप, तो 6 × 6 36। तो प्राइम आने के हो गए 1 + 2, ये हो गया +4, ये हो गया आपके +6, और ये हो गया +2। तो ये 8 12, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ केसेस 15 केसेस। 15 नंबर ऑफ वेज से आप प्राइम नंबर स्कोर कर सकते हो, 2 डाइस को थ्रो करते हो तो, ठीक है। एक बार काउंट कर सकते हैं हम 3 7, हाँ ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या क्या हो सकता है कि 4 आ जाए, अच्छा 1 तो आ ही नहीं सकता, 4 आ जाए या फिर 9 आ जाए। तो 4 आने का क्या क्या रहेगा? 1 3 या फिर 2 2 और या फिर 3। तो ये 3 केसेस। 9 आने के लिए 3 6, तो 2 6 तो नहीं हो, 4 5 और 5 4 6 3। तो ये 4 केस। तो टोटल कितने केस हो गए? 7। तो 15 + 7 ये आपका हो गया 22 केसेस से, या तो प्राइम होगा या फिर परफेक्ट स्क्वायर होगा 22 केसेस से। तो बचे कितने केस? टोटल कितने हो गए? 6 × 36। तो बचे जो 14 केसेस में ना ही प्राइम है और ना ही परफेक्ट स्क्वायर है।
ना ही प्राइम है ना ही परफेक्ट स्क्वायर है। कितने केसेस में? 14 केसेस में। अब जो आपसे पूछा गया है उसको ध्यान से देखो। इसने बोला है कि P जो है किसकी प्रोबेबिलिटी है? P जो है कि probability that this perfect square is an odd number. Perfect square is an odd number, and it is given that sum turns out to be perfect square before prime. बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ गई? परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम आ गया, उसमें ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो परफेक्ट स्क्वायर था वो ऑड था। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी परफेक्ट स्क्वायर इज एन ऑड इंटरसेक्शन परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम। ये आ रहा है तब, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख के चलना कि ये हम जब बात कर रहे हैं जब ये हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम, मतलब प्राइम आने से पहले परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। तो अब आपने दोनों टाइप्स को एक साथ थ्रो किया और वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 7/36। क्या ये बात समझ में आ गई? 7/36। अब क्या हो सकता है कि दो थ्रो में ऐसा हो जाए, मतलब पहले थ्रो में ना ही प्राइम, क्योंकि प्राइम आ गया तो प्रोसेस रुक जाएगा। प्रोसेस आपका परफेक्ट स्क्वायर या प्राइम दोनों में से कोई भी आ रहा है, प्रोसेस रुक जाएगा। बट हमें तो क्या चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर ही हो तभी वो रुके, प्राइम की बात ही नहीं कर रहा है। तो पहले केस में ना ही प्राइम आए ना ही परफेक्ट स्क्वायर आए, मतलब ये जो 14 केसेस बताए थे, 22 में से गए कितने? 36 में से 22 गए, बच्चे कितने? 40। तो इनमें से कोई भी आ जाए और फिर दूसरे अटेम्प्ट में फिर से परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो परफेक्ट स्क्वायर टोटल कितने केसेस है? 7। ये जो प्रोबेबिलिटी, मतलब पहला आपने एक साथ दोनों को थ्रो किया, ना ही परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है ना ही प्राइम आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 7/36। और क्या हो सकता है कि पहले दो केसेस, पहले दो थ्रो में एक साथ उनको फेंका, पहले दो थ्रो में ना ही प्राइम आ रहा है ना ही परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 14/36 का स्क्वायर, और तीसरे थ्रो में ये आ जाए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा चलता रहेगा इनफाइनाइट। ये जीपी दिख रही है। अब हमें बात करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर ऑड हो, यही कंडीशन, वो परफेक्ट स्क्वायर ऑड हो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ऑड परफेक्ट स्क्वायर मतलब 9 आ जाए, तो ये कितने केसेस हैं आपके? 4 केसेस हैं क्या? तो 9 आने की सम 9 आ जाए उस डाइस पे, उसकी प्रोबेबिलिटी पहले ही थ्रो में ये आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/36। या फिर पहले थ्रो में ना ही प्राइम आए ना ही परफेक्ट स्क्वायर आया, उसकी प्रोबेबिलिटी, और दूसरे में फिर से 9 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/36। फिर कहानी जैसे नीचे की है वैसे ऊपर की, पहले दो थ्रो में ना ही प्राइम आया ना ही परफेक्ट स्क्वायर आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 14/36 का स्क्वायर। फिर तीसरे थ्रो में परफेक्ट स्क्वायर तो आया, वो 9 आए, तो वो उसके केसेस कितने हैं? 4, तो 4/36। ये भी एक जीपी दिख रही है इनफाइनाइट तक। तो इस इनफाइनाइट जीपी का सम फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 - r, कॉमन रेशियो कितना है? 4/36 होल डिवाइडेड बाय पहला टर्म 7/36, 1 माइनस कॉमन रेशियो, यहां भी 7/36, सॉरी यहां पर पहला टर्म ये है, अच्छा हमने कुछ गड़बड़ लिखा है, यहां पर जो कॉमन रेशियो है 14/36 है, 14/36 है ना, और यहां कॉमन रेशियो 14/36 यहां भी है। ये तो फर्स्ट टर्म 7/36 है और इधर 4/36, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, 36 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 4/c। तो p आ गया आपका 4/7 के बराबर, मतलब 7p आ गया 4 के बराबर, तो 14p आई थिंक निकालना है, तो वो किसके बराबर आ गया आपका? 8 के बराबर, बिल्कुल 14p निकालना था, सो आंसर इज 8। बोलो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 में क्या बोला है देखो, 16 में आपसे बोला गया है लेट द फंक्शन f 0 to 1 एंड r 0 क्लोज से 1 क्लोज टू r डिफाइन ए फंक्शन f, और f ऑफ x है 4 पावर x अपॉन में 4 पावर x प्लस 2। अगेन सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, f ऑफ 1/40 टू f ऑफ 2/40, ऐसे 3/40 और ऐसे कहां तक चल रहा है? 39/40 तक, माइनस f ऑफ 1/2, इसकी हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है।
तो हम जानते हैं कि एक तो इसको समेशन फॉर्म में लिख लो तो वहां से भी क्लियर हो जाएगा, या फिर आप देखो एफ ऑफ एक्स ये है, तो अब 1/40 और 39/40, क्या ये 1 माइनस 1/40 लिखा हुआ है क्या? तो ये एफ ऑफ एक्स है, तो ये एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है, तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स यदि हम निकाले तो ये हो गया 4 पावर 1 माइनस एक्स, 4 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2, तो ये हो गया 4 पावर एक्स प्लस 2 इंटू 4 पावर एक्स, नहीं सॉरी ये 4 बनेगा, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 2/2 प्लस 4 पावर एक्स। क्या ये और ये, अब इन देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो वो कैंसिल हो गया भाई, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा 4 पावर एक्स प्लस 2 अपॉन में वही क्या कहानी, तो 1 हो गया। तो इससे क्या हुआ, आप ध्यान से देखो, इसमें यहां से यहां तक कितने टर्म्स है 39, 1 2 3 ऐसे 39 तक है, तो मैं ये वाला लूं और ये वाला लूं तो ये तो 1 हो गया, ऐसे 2/40 लूं और नेक्स्ट इससे जो पहले वाला टर्म है दैट इज 38/40 वो भी 1 हो जाएगा, तो 1 1 1 1 कितनी बार आ जाएगा आपका 19 टाइम्स, क्योंकि टोटल जो आपके टर्म्स है वो 39 है, तो दो दो के पेयर बना रहे तो एक टर्म बचेगा उसमें, और वो टर्म कौन सा बचेगा, इधर से पहला लिया इधर से पहला लिया तो 1 हो गया, इधर से दूसरा वो 1 हो गया, तो बीच वाला जो टर्म है दैट इज 20/20 20/40 और एफ ऑफ हाफ दे रखा है, तो 20/40 इज नथिंग बट हाफ, तो आपका आ गया आंसर 19। आ गया होगा समझ में, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 19 के बराबर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, लेट एफ आर टू आर बी अ डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट डेरिवेटिव एफ डैश इज कंटिन्यूअस एंड एफ ऑफ पाई इज इक्वल्स टू -6। If capital F 0 to pi to r is defined by f of x, capital F of x 0 to x f of t dt, तो इसको जैसे ही देखा हमें फीलिंग आ जानी चाहिए, तो f डैश x जो होगा वो होगा स्मॉल f ऑफ x के बराबर, लेबनिज लगा दिया सिंपल, और 0 to pi f डैश x प्लस कैपिटल F of x cos x dx is equals to 2 then the value of f of 0। ओके ठीक है भाई, तो इसको हमने क्या किया, 0 to pi f डैश x cos x dx इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया, 0 to pi कैपिटल F of x cos x dx एंड दिस इज इक्वल्स टू 2। इसमें बाय पार्ट्स लगाया, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो बाय पार्ट्स लगाया, तो इसको तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये हो गया f ऑफ x cos x, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 0 से पाई माइनस 0 to pi, इसको इंटीग्रेट किया तो ये तो हो गया f ऑफ x, और इसको डिफरेंशिएट किया cos x को, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस बाहर आ गया, ये हो गया sin x dx प्लस, और इसमें भी बाय पार्ट्स लगाया, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि f डैश x हमें पता है स्मॉल f ऑफ x के बराबर, इधर भी f ऑफ x, तो इसको डिफरेंशिएट किया, इसको इंटीग्रेट किया, तो ये हो गया 0 से पाई f ऑफ x, इसको इंटीग्रेट किया तो इसका इंटीग्रेशन sin x dx, सॉरी तो बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0 से पाई, ओके, माइनस इसका डिफरेंशिएशन f डैश x, इसका इंटीग्रेशन sin x 0 to pi dx। ओके, तो पाई पर ये मिलेगा -1, तो माइनस f ऑफ पाई, 0 पर ये 0 और ये हो गया f ऑफ 0 प्लस f ऑफ x sin x। अब f डैश x जो है वो आपका f ऑफ x है, कैपिटल F डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x, तो ये पूरा इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया क्या, और ये किसके बराबर दे रखा था 2 के बराबर, प्लस यहां पाई रखा तो साइन 0 बना देगा, और 0 रखा तो वही 0 बना देगा, ये कोई वैल्यू हो, साइन पाई 0 साइन 0 0, तो ये वैल्यू हो गई 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2, और f ऑफ पाई -6 है तो माइनस माइनस प्लस f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2, सो दिस मीन्स f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 4। सिंपल बाय पार्ट्स का क्वेश्चन अगेन, सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पेपर 2 is question number 18. Let the function 0 to pi to r is defined by f of theta is equals to sin theta plus cos theta का स्क्वायर प्लस sin theta minus cos theta पावर 4।
Suppose the function f has a local minimum at theta precisely when theta is belongs to lambda 1 pi, lambda ऐसा lambda है r pi, lambda 1 lambda 2 0 to 1 है, then the value of lambda 1 plus okay lambda r। तो ये आपसे बोला है मिनिमम, लोकल मिनिमम। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करके ले आते हैं। देखो भाई, एफ ऑफ थीटा ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया साइन 2 थीटा। इधर इसको हमने लिखा पावर 2 फिर उसका पावर 2, पावर 4 था ना, तो साइन इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगेन वो हो गया साइन 2 थीटा। तो इसका स्क्वायर। ओके, तो ये पूरी कहानी आपकी आ गई एफ ऑफ थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा, और ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसको आप कुछ मान भी ले सकते हो, साइन 2 थीटा प्लस 4 प्लस 2, ये आ गया एफ ऑफ थीटा। तो इसका लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा की बात करना है तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, और इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो वैसे भी समझ सकते हो, या फिर एक डायरेक्ट तरीका मुझे दिख रहा है, चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एफ डैश थीटा हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, इधर इसका डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा और 2 बाहर आएगा 2 थीटा का डिफरेंशिएशन, तो 2 साइन 2 थीटा माइनस 1 और कॉस 2 थीटा। एक मिनट, ये वैल्यू होगी, कुछ गड़बड़ किया हमने यहाँ पर, 2 साइन 2 थीटा कॉस, वो 2 जो है वो अलग कॉमन आएगा, इधर ये 2 साइन 2 थीटा बचेगा, फिर कॉस 2 थीटा इधर से 2, हाँ ये वैल्यू आई। तो आप यहाँ देख सकते हो आपका जो थीटा है वो 0 to पाई दे रखा है, थीटा 0 से पाई दे रखा है, तो 2 थीटा क्या हो गया 0 से 2 पाई। तो आप यहाँ देख सकते हो कि साइन 2 थीटा कितना आ गया हाफ, और कॉस 2 थीटा कितना है 0। तो कॉस 2 थीटा 0, 2 थीटा की वैल्यू हम देखें तो कहाँ कहाँ 0 होगा ये, अच्छा ऐसे भी कर सकते हो आप, है ना, जो मैं बता रहा हूँ। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या क्या हो जाए, 3 पाई बाय 2 मतलब 3 पाई बाय 4, और पाई बाय 2 दैट इज पाई बाय 4। सारे पॉइंट्स हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और साइन 2 थीटा हाफ हो जाए, यहाँ से क्या आ गया साइन 2 थीटा हाफ, और इधर से क्या था कॉस 2 थीटा 0। तो 2 थीटा 3 पाई बाय 2, तो थीटा 3 पाई बाय 4, 2 थीटा पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 4। साइन 2 थीटा हाफ, हाफ मतलब कहाँ कहाँ मिलेगा ये आपको, ये मिलेगा पाई बाय 6 पर, और सेकेंड क्वाड्रेंट दैट इज 5 पाई बाय 6 पर। तो वैल्यू होगी पाई बाय 12, और 5 पाई बाय 6 का आधा, तो 5 पाई बाय 12, 5 पाई बाय 12 इधर का ही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, हाँ ये 4 पॉइंट ही आएंगे आपके, है ना। ओके, क्योंकि 2 पॉइंट कॉस थीटा के लिए मिलेंगे और 2 साइन 2 थीटा के लिए मिलेंगे, बिल्कुल। ओके, अब आप देखो यहाँ पर हमें कहाँ से कहाँ तक मतलब है, 0 से पाई के बीच में मतलब है, 0 और पाई पे ओपन है, क्योंकि थीटा 0 से पाई ओपन है। तो अब चालू हो जाओ, 3 पाई बाय 4 से पाई में, 3 पाई बाय 4 से पाई में कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका क्वाड्रेंट हुआ सेकेंड। तो उसमें जो वैल्यू मिलेगी इसकी 3 पाई बाय 4 पर जो वैल्यू मिलेगी, और 5 पाई बाय 12 पे तो हाफ हो रहा है ना। तो 5 पाई बाय 12 के आगे नहीं, ये तो 2 थीटा में चल रहा है ना, 2 थीटा में चल रहा है, तो 2 थीटा में भी एक बार इंटरवल बना लेते हैं, ये 2 पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2, ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6, ये पाई बाय 2, ये पाई बाय 6, और ये 0। अरे यहाँ पे 2 थीटा है ना, हम थीटा की बात कर रहे हैं, तो समझने के लिए ऐसा सही रहेगा। 3 पाई बाय 2 से 2 पाई मतलब 2 थीटा जो है वो 3 पाई बाय 2 से 2 पाई है, तो ये हमेशा निगेटिव हुआ, तो ये वैल्यू हमेशा निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो वैल्यू आपको यहाँ क्या मिलेगी निगेटिव, ये वाला पार्ट निगेटिव। 5 पाई बाय 6 से 3 पाई बाय 2, तो ये वैल्यू तो आपकी साइन ना, साइन का हम देखें ग्राफ तो कुछ ऐसा होगा, 5 पाई बाय 6 पर हाफ,
तो उसके बाद वैल्यू हाफ से कम, मतलब ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, सेकंड और थर्ड में कॉस निगेटिव, तो ये मिलेगा निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। फिर 5π/2 से 5π/6, 5π/2 से 5π/6, तो वैल्यू हाफ से 1, मतलब ये पॉजिटिव हो गया और ये वैल्यू जो होगी वो निगेटिव होगी। π/2 से 5, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव। फिर π/6 से π/2, π/6 पर वैल्यू कितनी है इसकी, हाफ, और π/2 1, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव। 0 से π/12, तो वैल्यू 0 से हाफ के बीच में निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो आप देखो मिनिमा कहाँ कहाँ आ रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो 5π/12 हो गया, इधर भी डिक्रीज इंक्रीज, तो ये 5π/12। 0π कंसीडर नहीं करना क्योंकि ओपन है। तो यही वैल्यू है λ1 पाई के बराबर, और उसको बोला λ2 पाई के बराबर, तो λ1 पाई को हटा दो तो λ1 और λ2 आपके आ गए 1/12 और 5/12, दैट इज 6/12, दैट इज हाफ। तो आंसर इज हाफ, दैट इज 0.50। क्या ये बात समझ में आ गई? इसको फिर यदि ऐसे समझ में नहीं आता तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम f ऑफ थीटा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के sin 2 थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/4। तो इसका जो मिनिमा आएगा वो कहां आएगा, जब sin 2 थीटा आपका हाफ हो। मतलब इतना ना करके आप सीधा यही देख सकते हो, sin 2 थीटा हाफ कहां होगा, जब 2 थीटा 5π/6 और 5π/6 होगा, दैट मीन्स थीटा इज π/12 एंड 5π/12। वहां से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो इतना ना करके, बट मोस्ट ऑफ द पीपल यही करते हैं, इसलिए मैंने ये बता दिया। बट यहां से आप करते हो तो ये कैलकुलेशन बच जाएगा। ओके, सो दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। Okay.